Hi everyone, good afternoon and welcome. Let's start today's current affairs. You know better. It is 16th of April. याद है 16 अप्रैल 1853 मुंबई टू थाने 34 किलोमीटर. The rail run on the track in India between Mumbai to Thane. तो भारत में रेल परिचालन का आरंभ 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के दरमियान हुआ था. चलिए हम 16 अप्रैल के बारे में बात करें कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है. तो ज़रा देखिए एक नज़ारा. 16 अप्रैल मानसून को बिगाड़ रहा जलवायु परिवर्तन. ज़रा गौर फरमाएंगे. मानसून को बिगाड़ रहा है जलवायु परिवर्तन. अलग अलग रिसर्च हुए, अलग अलग बातें हुए, फिर एक नया रिसर्च आया है. ये रिसर्च कह रहा है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मानसून बढ़ेगा, बढ़ रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, लेकिन इर्रेगुलर और इनडिसिप्लिन मैनर में हो रही है. ठीक है ना, हमारे हिसाब से नहीं. गमलों का पौधा हमारे हिसाब से बढ़ता है और जो धरती पर यूं जम गया है वो अपने हिसाब से बढ़ता है. क्यों? तो ये चीज़ें हैं. तो देखिए क्या नया रिपोर्ट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रिपोर्ट क्या कहता है समझिए. बहुत ज़्यादा नहीं, इन शॉर्टली समझना है. ठीक है. इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च PIK, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च किया है जिसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग 21वीं सदी में मानसून की गतिशीलता को काफ़ी प्रभावित कर रही है. यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपको समझना. ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रही है? मानसून को बहुत प्रभावित कर रही है. क्या प्रभावित कर रही है? तो देखिए कह रही है शोधकर्ता के अनुसार मानव गतिविधियाँ बारिश की मात्रा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है. यानी बारिश की जो क्वांटिटी, प्रेसिपिटेशनल क्वांटिटी बढ़ रही है, उसके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है. क्या? ग्लोबल वार्मिंग. तो ये अब है देखिए 1980 के बाद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मानसून को अव्यवस्थित करने में बड़ी भूमिका निभाई है. यानी 1980s के बाद जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो जिस तरह से इमिट हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ाया ही है, लेकिन मानसून का जो इर्रेगुलरिटीज़ है उसको भी आगे बढ़ा दिया है. ये मतलब है. यानी ग्लोबल वार्मिंग में मानसून बढ़ भी रहा है लेकिन इर्रेगुलर तरीके से. यही इसका पूरा का पूरा हिसाब हुआ. ठीक है. अब ये भी कह रहा है कि फसलों को शुरुआत में पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर फसलों को ज़्यादा पानी मिल जाए तो नुकसान है. बिल्कुल. तो याद रखिएगा, सूखे भी, बारिश भी, किसी भी में चैन नहीं है. हमें बस देखना है क्या? एडिक्यूट जो क्वांटिटी है किसी भी चीज़ की, उसको लेके चलना है. चलिए अब इसके बारे में तो हमने देखा, अब आगे बात करें. ठीक है. अब इसी के तहत देखिए तो कह रहा है कि प्रत्येक डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से मानसून की बारिश के करीब 5% बढ़ने की संभावना है. ये देखा नया रिपोर्ट. प्रत्येक डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है वर्ल्ड का ग्लोबल वार्मिंग में पर डिग्री, तो पर डिग्री के हिसाब से, सेल्सियस के हिसाब से 5% बारिश ज़्यादा होगी. लीजिए, हम कह रहे थे ग्लोबल वार्मिंग में सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ कह रहे हैं बारिश ज़्यादा होगी. तो नए नए रिसर्च हैं. अब आइए अब आगे देखते हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था चूँकि खाद्य प्रणाली जो है मानसून पर है और इसलिए बड़ा संवेदनशील व्यवस्था है हमारी. पर चलिए इससे आगे बढ़ें. अब आइए, जैव विविधता को संपदा में बदलने की तैयारी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, आपको इसको समझना होगा. आप भी जानते हैं कि इसको समझे कैसे, तो मैं बताऊं आपको कैसे इसको समझना है. समझिए बेटा, लखनऊ में हमारा एक इंस्टीट्यूट है, पहले हमें उस पर ध्यान देना है. ठीक है. लखनऊ में क्या है? हमारा एक इंस्टीट्यूट है. वो इंस्टीट्यूट क्या करती है? तो देखिए, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, यानी नेशनल, ठीक है, बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूशन. तो ये है. अब आते हैं हम, इस इंस्टीट्यूशन ने क्या काम किया? तो कुछ काम करने जा रहा है. क्या? तो देखिए,
फ्लावर्स की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त भी हो रही हैं, और ऐसी प्रजातियां जिसको हम कमर्शियली कल्टीवेट करके और भी फ्लोरिकल्चर को बढ़ा सके, यानी वाणिज्यिक रूप से फूलों का उत्पादन करना, इसे हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और फूल आजकल हर जगह है, हर ख्यालात से हम एक दूसरे को देते हैं, भेंट करते हैं, चढ़ाते हैं। नहीं, अब संत साधु समाज महामंडलेश्वर घोषित होते हैं, उनके भी आगे किलो के किलो गुलाब की पंखुड़ियाँ रखी जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। नेताजी हैं, मरने पर, स्वर्गवास होने पर गर्लफ्रेंड को देते हैं, और बहुत सारे एक्सप्रेशन के लिए हम फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं, सजाने से लेकर हर चीज़, शादी विवाह सब। तो फ्लावर की खेती बढ़े, किसान को एक नई चीज़ें मिलेंगी। और ऐसे कुछ फ्लावर्स हैं जो जनरली हम ध्यान नहीं देते, लेकिन उसको ग्रो किया जा सकता है। तो बिरबल मतलब लखनऊ के इस इंस्टीट्यूट ने ये काम किया, और देखिए 42 नई प्रजातियों के पुष्प को इस मिशन में शामिल करके उत्पादन को बढ़ाना है। और इस तरह से वर्तमान में देश में पुष्प फसलों की करीब, देखिए अभी कितनी, 111 प्रकार के फूलों की हम कमर्शियल कल्टीवेशन करके हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी सप्लाई करते हैं। अब इसमें हम 42 प्रजाति और जोड़ेंगे तो 42 और 11 153। इसका मतलब क्या निकल के आया कि 153 प्रकार के फ्लावर्स की अब कमर्शियल कल्टीवेशन होगी। ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए, फूलों की वाणिज्यिक खेती को क्या कहते हैं, तो ये भी समझ गए, फ्लोरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर से आपको ये समझना है कि भारत सरकार एक योजना चलाती है जिसका नाम है नेशनल फ्लोरिकल्चर मिशन। नेशनल फ्लोरिकल्चर मिशन, ये भी दिमाग में आया कि अच्छा ऐसी भी एक योजना है। अब आइए, एक्चुअली क्या है, काश्तकार यानी किसान का, उसकी आय को बढ़ाना है और इसके लिए बहुत सारे काम करने हैं, तो हम फ्लोरिकल्चर से भी ये काम कर सकते हैं। इसके बारे में ये बताया गया। चलिए, तो हमारा जो न्यूज़ नंबर 22 है इसी के बारे में कहता है। नेक्स्ट की बात करें हम, ठीक है। अब देखिए, ये फ्लोरिकल्चर के बहाने एक और बात आपको बताया कि जो पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटीज प्लेस हैं नोन एज हॉट स्पॉट, तप्त स्थल, लगभग पूरी दुनिया में बेटा 50+ हॉट स्पॉट हैं। इंडिया में, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इंडिया में 4 हॉट स्पॉट हैं। एक हमारा वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट है, दूसरा हमारा जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो म्यांमार तक चला जाता है, तीसरा हिमालयन रीजन है, ठीक है, चौथा जो है वो आपका अंडमान निकोबार वाला एरिया हो जाता है। तो कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके पास आई। 4 जैव विविधता तप्त स्थल भारत में है। हाउ मेनी हॉट स्पॉट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट, तो यू कैन कंसीडर सर देर आर 4। एक तो क्या हो गया आपका, ये 4 हो गया। तो 4 कौन कौन सा है, तो ये देखिए, पहला तो 4 आपने ये दिखा दिया। अब ये 4 कौन सा है, तो पहला है बेटा हिमालय क्षेत्र, एक, दूसरा है सुंदरवन डेल्टा, तीसरा है वेस्टर्न घाट, चौथा है इंडो बर्मा रीजन जो हमारा अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और म्यांमार है, वो एरिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो एक तो ये बात चल गई। अब आइए हम बात करें कि 80,000 प्रजातियां हैं, जीव है हमारे देश में। भारत में कितनी प्रजातियों के जीव जंतु हैं, 80,000। अब आइए, कुछ ऐसे हैं जो विलुप्ति के कगार पे, जैसे गुलाबी सिर वाला बत्तख, माउंटेन बटेर, ठीक है, ऐसे ही है चित्तीदार उल्लू, ये सब चीज़ें हैं। अब कुल मिला के इन पे उतना न ध्यान देके ये देखना है कि भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं, 4, यही सवाल बनेगा। नेक्स्ट की ओर बात करें, देखिए बेटा, ये एक समस्याजनक न्यूज़ है जो नक्सली संदर्भ कहते हैं। हमने आप लोग को बताया है कि बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से जो गतिविधियां हुई, केना मजुमदार इन सब के माध्यम से, और वो जिस तरह से बढ़ा,
उसे मीडिया ने नक्सलबारी आंदोलन, इंग्लिश में नक्सलाइट कहा। वो अलग है, लेकिन उसके बहाने वो जो आज समस्या है उस पर कुछ विचार किया गया है। उस समस्या के संदर्भ में देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मिस्टर हरेंद्र प्रताप जो हैं वो खुद एक गणमान्य व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अब समझिए, इन हमारे भोले भाले चेहरे को किसने जो है हथियार दे दिया और क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, ये इसके संदर्भ में देखें तो सबसे पहले तो एक वर्ग शत्रु शब्द आया। यानी हमारे इन छोटे मोटे गरीब भूमिहीन लोगों को कुछ खास किस्म के मार्क्सवादी, वामपंथी और शो कॉल्ड कंसीडर करिए तो माओवादी खास करके विचारधारा वाले लोग, ठीक है, उनको समझाइए, बुझाइए, उनका हक दिलाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वेपनरीज उठा करके काम करना ये नहीं, ये जो ब्लड रिवॉल्यूशन कर रहे हैं वो उचित नहीं है। उनको मिले हर चीज़, ये उचित है, उनका डिमांड ठीक है, पर तरीका ठीक नहीं। हमारा सारा उद्देश्य तरीके पे है, लेकिन हमें बस नॉलेज में लेना है कि हमें क्या चाहिए। तो वर्ग शत्रु मतलब ये माओवादी, ये जो नक्सली हैं, किसको वर्ग शत्रु मानते हैं? बड़े जमींदारों को, व्यापारियों को, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को। अब आइए, ये आंदोलन चला कैसे? तो चारू मजूमदार उस ज़माने में एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे और 1967 में ये नक्सलबारी क्षेत्र में शुरुआत हुई, जिसकी वजह से यह आंदोलन है और वो चलता रहा। 23 मई को यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पुलिस कुछ नहीं कर सकी और ये लोग जमींदारों की ज़मीन पर कब्जा कर लिए, फसल काट लिए और ये नक्सली मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो माओ ज़ेडुंग, चाइना के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। अब आइए, सवाल है, इनका हिंसाग्रस्त काम करते वो नहीं होना चाहिए। अब आइए, इन्होंने मार्क्स को भुला दिया, लेनिन को भुला दिया, माओ को पकड़ लिया, माओ ज़ेडुंग, ठीक है, माओ ज़ेडुंग को पकड़ लिया। अब आइए, इन सब के बारे में ये कॉलम है जिसे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इन लोगों ने, माओ ने चीन में एक मुक्ति सेना बनाई थी, 320 राइफल से इन्होंने शुरुआत की थी। यहाँ पे जो है चारू मजूमदार ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपने घर के उपकरणों से, हंसिया से, कुदाल से, कुठार से लड़ेंगे, और इस तरह से इनकी लड़ाई शुरू हुई। आज ये रॉकेट लॉन्चर भी यूज़ करते हैं, स्ट्रिंगर भी यूज़ करते हैं, AK-47, 57, AK-87 सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए बात करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं इसको। ध्यान देना है। तो आपने देखा इस नक्सली आंदोलन के जो संस्थापक हुए, चारू मजूमदार हुए, ठीक है। दूसरा, माओ ने एक किताब लिखी थी, रेड बुक। ये रेड बुक पढ़ते हैं, इनका संविधान क्या है? रेड बुक, लाल किताब, माओ की लाल किताब, ठीक है। और माओ क्या कहता है वो देखिए, सत्ता बंदूक के नोक से निकलती है। अब सोचिए ये क्या चाहते हैं। समय के साथ ये लेवी वसूल करने लगे, रंगदारी टैक्स जिसे कहते हैं। समय के साथ इनमें बिखराव हुआ, लेकिन फिर जो है ये चल रहे हैं। अब आजकल ये तस्करी करते हैं ड्रग्स का, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन सब के बारे में है, पर इस पे ज़्यादा नहीं, पर इस कॉलम को समझना है। कंपटीशन में यह आएगा, नक्सली आंदोलन के मूवमेंट में ऐसे लिखने के लिए आएगा, भारत में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के नक्सली आंदोलन के ऊपर आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट की बात, अब देखिए, ये जो एक न्यूज़ है, दोस्ती में खलल डालने वाला कदम, आपको ही मालूम है कि ये न्यूज़ आया कैसे। सवाल इस पर देखना है कि ये न्यूज़ आया कैसे। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको समझिए। यहाँ पर 3 चीज़ों की जानकारी बड़ी अच्छी दी गई है, ठीक है। वो जानकारी मैं आपको बताऊँ, ये जानकारी यहाँ से हम उठाएं, ठीक है। देखिए ये जानकारी कैसे। तो सबसे पहले देखिए, हर्षवी पंत जो हैं बहुत ही सीनियर हैं,
और मैं आपको बताना चाहूँ कि ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल लेखक हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अच्छी निगाह रखते हैं। इसके तहत हमें 3 चीज़ें पता चली। पहला तो ये कि जो समंदर का सिस्टम है, वो जो इंटरनेशनल लॉ है, उस लॉ के तहत क्या समझें। तो ध्यान दें, किसी भी समुद्री देश जो है, जो समंदर के किनारे देश है, यूएनओ के लॉ के अकॉर्डिंग उसकी समुद्री तटीय सीमा से आगे समंदर में 12 नॉटिकल माइल तक उस देश का अभिन्न हिस्सा इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी वो देश वहाँ तक होता है। और 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल में 1.8 माइल होता है, किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। इट मीन्स ये आपका हो गया लगभग 21 किलोमीटर। तो इन्हें भारत का कन्याकुमारी से कहिए या विशाखापत्तनम से कहिए या आप कारवार से कहिए, हम समंदर में कितना 21 किलोमीटर आगे तक वो भारत है, ये उसका कॉन्टिनेंटल सेल्फ माना जाता है, भारत है एक। और ये जीडीपी में, इसमें जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो जीडीपी में शामिल होगा। जहाँ ये 12 नॉटिकल माइल समाप्त होता है, वहाँ से 24 नॉटिकल माइल ये जो होता है वो फिर एक सीमा होती है, वो भी सीमा तय करता है यूएनओ, ठीक है। और उसके आगे फिर 200 नॉटिकल माइल जो होता है उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव जोन। देखिए जरा, वही चीज़ें आपको भी समझना है। संयुक्त राष्ट्र कानून के अनुसार सामुद्रिक सीमाएं मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में बटी होती है? 3। पहली श्रेणी जो होती है वो क्या कहती है? 12 नॉटिकल माइल, यानी 1 नॉटिकल माइल 1.8 मील के बराबर है। फिर है दूसरी जो होती है उससे संलग्न 24 नॉटिकल मील तक विस्तृत होती है। इसके बाद आता है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, जो 200 नॉटिकल माइल तक होती है। तो एक तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई कि किसी भी समुद्र किनारे जो देश अवस्थित है उसकी सीमाओं के संदर्भ में अगर समंदर है वहाँ उतना विस्तार, तो ये उसको मिलता है। और ये एक्सक्लूसिव जोन जो है उसका भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का अथॉरिटी एग्जाम्पली भारत के पास है, तटीय देशों के पास होगा, थाईलैंड के पास होगा, म्यांमार के पास होगा। तो ये चीज़ है। और रूल कहता है कि इन्हीं जोन में आकर के कोई अन्य देश का जहाज आएगा तो परमिशन लेगा। पर अमेरिका ने बिना परमिशन लिए उसका एक जहाज हमारे लक्षद्वीप के पास आया और उसने एक मिसाइल अपना प्रक्षेपित किया अपना चेक करने के लिए। मतलब कुछ और भी होगा, रीज़न कुछ और भी होगा, ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो तात्पर्य ये है, अब ध्यान देना है। सवाल ये है कि वो जो परीक्षण किया उस पर हमने सवाल उठाया विदेश मंत्रालय से कि आपसे ना तो भारत से परमिशन लिया और ये हेकड़ी है। तो अमेरिका का एक कानून है, अमेरिका ने अपना एक कानून बनाया था 1979 में, जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। अमेरिका कहता है कि 12 नॉटिकल माइल और 24 नॉटिकल माइल के बाद जो है, भले एक्सक्लूसिव जोन है किसी देश का, पर वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नेविगेशन होना चाहिए। अन्य देशों का जहाज आया जाया जा सकता है, बस सिक्योरिटी कंसर्न हो, परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा अमेरिका अपने को दावा करता है। उसी के हिसाब से उसने काम किया और हमने लिया। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इंटरनेशनल रिलेशन की, मुझे जहाँ तक फिक्र है, अभी क्वाड के साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं। चीन सबसे बड़ा चैलेंजेस है सबके लिए, इवन रसिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। ऐसी परिस्थिति में भारत के साथ जो बाइडेन की सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी, और नहीं ये जहाज पर रहने वाले ब्रिगेडियर कमांडर ने जस्ट डिसाइड कर लिया, नहीं। एक्चुअली जैसा कि हम और आप जानते हैं, इंडियन ओशियन में काफ़ी जो है पनडुब्बियाँ चाइना की देखी जाती है। गुड़गावा में इसका पूरा ऑब्जर्वर सेंटर है, वहाँ से पता चल जाता है। और कई बार हम लोगों ने कहा कि इससे आगे मत बढ़िए, बैक हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हित में, विश्व के हित में अमेरिका ने ये काम किया है, पर हम ऊपर ऊपर अमेरिका को सूचना देंगे, अपना खेद व्यक्त करेंगे, और अमेरिका फिर ये बात कहेगा और इससे चीन को लगेगा कि ये तो खुद में ही फंसा है। लेकिन रियल में
ये इंडिया के सपोर्ट में काम किया है, ये हम अंदर की कूटनीतिक बातें आपको कह रहे हैं कि ये जरूर ऐसी बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें, दूसरी स्थिति पर अब आए, जो नेक्स्ट हमारा है उस पर। ये देखिए, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी 11 सितंबर तक। बहुत बड़ी खबर, इसको आप समझिए, ये मामूली खबर नहीं है, ठीक है ना, बहुत बड़ी खबर है। अब इस खबर को समझे कैसे, तो समझिए इस खबर को समझे कैसे, गौर फरमाएंगे। बेटा मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ दिखाया है, ठीक है, थोड़ा सा देखिए, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, यानी जो बिडेन की सरकार ने कहा है कि 11 सितंबर तक अमेरिका की जो 2500 के आसपास बची हुई सेना है अफगानिस्तान में, वो पूरा वापस हो जाएगी। उसके बाद अपना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब मिलकर अपना पीस प्रोसेस को मेंटेन करें, क्योंकि जो बिडेन का कहना है कि एक देश की, वो भी कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण देश नहीं है पर बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थिति है उसकी, एक देश की सुरक्षा के लिए अरबों डॉलर नहीं खर्च किया जा सकता। और अमेरिका की वहाँ पे 2500 से ज़्यादा फौज मारी जा चुकी है, 3000 फौज घायल हो चुकी है, 1-2 साल नहीं हुए, लगभग 18-20 साल होने जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। और मैंने आपको क्लियर कहा कि यूएसए अब साउथ चाइना सी पर ध्यान दे, चीन को प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना, घेरेगा, तो चीन चाहेगा कि यूएसए मध्य एशिया में ही फंसा रहे। एक्चुअली चीन ने कहा कि नहीं, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, अफगानिस्तान की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तालिबान, ये आईएसआई, अलकायदा, इन सब के लिए। एक्चुअली वो चाहता है कि चीन वहाँ फंसा रहे, और पाकिस्तान भी चाह रहा है कि ये फंसा रहे। लेकिन पाकिस्तान को दोनों स्थिति में है कि इससे क्या होगा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में खुलकर खेलने और जिहादियों को नौकरी देने की आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका वहाँ से निकल के अब साउथ एशिया में डेरा डालने वाला है, इसलिए अपनी फ़ौज को अब वहाँ से उठाएगा, वहाँ कोई मतलब नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और इस तरह से चाइना अपना उइगर को लेकर के अब चाइना संभाले, और उइगर को लेकर के अब पोख करना शुरू कर दिया है अमेरिका ने, जो बिडेन ने चाइना को। तो इसका सीधा सा मतलब समझते हैं, इसका सीधा मतलब है कि अब चीन में टेररिज्म डेवलप होगा, अब चीन लड़े और साउथ एशिया को संभालना शुरू करेगा अमेरिका। तो बहुत सारी है, ये जियो पॉलिटिक्स कहलाता है, जोग्राफिकल पॉलिटिक्स। तो ये चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें यहाँ हैं वो रहने दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट की ओर बात करें। ठीक है, अब आइए, जैसा मैंने आपको कहा था कि वो न्यूज़ और ये न्यूज़ को दोनों को मिला करके पढ़ना है, तो उस संदर्भ में देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। ठीक है, देखिए जरा यहाँ, अभी इस न्यूज़ का क्या इंपॉर्टेंस है इसको देखिए। जैसा मैंने कहा कि अमेरिका की खुफिया जो प्रशासक है, तो खुफिया संस्थान ने एक रिपोर्ट तैयार किया, और उसके जो डायरेक्टर हैं एवरिल हैंस, ये देखिए एवरिल हैंस, ये है, ये महिला है एवरिल हैंस। ये कौन है? नेशनल इंटेलिजेंसी की डायरेक्टर है। शी इज़ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंसी यूएसए। और इस इंटेलिजेंसी ने एक रिपोर्ट तैयार करके अमेरिका के पार्लियामेंट में रखा है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि चीन किस प्रकार से पूरी दुनिया के लिए चैलेंजेस है, ख़तरा है, और चीन सुरक्षा मामलों में, सेना के मामलों में, इकोनॉमी के मामलों में सबसे निकट स्थिति में है अमेरिका के। तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस मिलेंगे। चीन तेज़ी से अमेरिका से मुकाबले में निकट आ रहा है, और वह वैश्विक स्थितियों को अपने पक्ष में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब जो बिडेन पर हालात ये हैं कि अपने वर्चस्व को कैसे बनाए रखें। अब आइए, क्लियर सी बात है, हैंस ने रूस, ईरान और उत्तर कोरिया को कहा है कि ये बहुत खतरनाक रूप लेगा और इनको जो है कंट्रोल में रखना जरूरी है। अब अगला चलिए,
चीन की धमकी, विदेशी ताकतें हांगकांग में हस्तक्षेप ना करें। इससे अगर इस चीज़ को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो याद रखना है, उइगर का मामला जैसे ही छेड़ेंगे तो इस्लाम जो है वो उइगर के सपोर्ट में चाइना में एंट्री ले लेगा। जो इस्लाम का जो जिहादी पक्ष है, इस्लाम से मेरा तात्पर्य नहीं है, इस्लाम में जो जिहादी पक्ष है वो आगे आ जाएगा। कहने का मतलब जिहादी, सो कॉल्ड, ठीक है, ये जो टेररिज्म है डेवलप हो जाएगा। तो चीन को देखिए अब क्या होगा, ऑलरेडी जिहादी वो काम करेगा और इनडायरेक्टली पुश करेगा अमेरिका इन टेररिज्म को, पाकिस्तान को बोलेगा खुल के खेलो। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, क्योंकि सामने कर्ज की वजह से चाइना, पाकिस्तान, और इस तरह से वो अलग एक डिप्लोमेसी में चला जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, ध्यान दें, सोलर झालर फेसिंग ये क्या है। देखिए बेटा, हाथी साल भर में, पूरे वर्ष में 8 से 1000 यानी 800 से 1000 किलोमीटर अपनी फैमिली के साथ घूमता है और जंगल में उससे उतनी जगह चाहिए। और कभी कभी भोजन की कमी की वजह से या कभी कभी आसपास अच्छे भोजन मिल जाने की वजह से और कोई घेराव नहीं रहता तो हाथी जंगल से बाहर भी आ जाता है। हमने उसको रोकने के कई तरीके निकाले पर हर तरीका असफल रहा और जान माल की क्षति, फसलों की क्षति, इंसानों की मृत्यु का कारण बन जाता है हाथी। तो हाथी को हमें बचाना भी है और हाथी मरे नहीं और हाथी को कोई मारे नहीं और जंगल के दायरे से बाहर ना निकले, इन सब ख्याल से हमने अब एक सोलर, ठीक है ना, झालर तैयार किया है। सोलर एक तरह से फैब्रिकेट तैयार किया है जो एक धागे के माध्यम से है, सोलर एनर्जी से ये चलता है। उसमें हल्का सा सिंपल करंट होता है और इतने सारे तार होते हैं, उन जगहों पे लगा दिया गया है, पोलिंग कर दी गई है जो रास्ते से हाथी जनरली जंगल से बाहर की ओर भागता है या निकलता है। तो उन जगहों पर हाथी इन तारों में जैसे ही टच करता है तो एक तो उलझ जाएगा, हालांकि इन तारों को खट से वो तोड़ सकता है, लेकिन जैसे ही टच हुआ उसके शरीर से तो उसे करंट मारेगा और इतना कि वो आराम से सह सकता है लेकिन डरेगा और वो पीछे हट जाएगा। इसी सोलर झालर की फेंसिंग की शुरुआत की गई है राजाजी नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश से। तो उसी के बारे में बताया कि ये देखिए सोलर झालर है, पर्दा है, कर्टेन है और इसके लिए कहाँ कहाँ, तो जैसे मैंने कहा कि कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट और राजाजी, तो राजाजी में भी, जिम कॉर्बेट में भी ये काम किया गया है और मसूरी और हल्द्वानी वाले क्षेत्र में किया गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट पर्यावरण का जो है एब्रीविएशन बार बार पूछता है और पिछले ही साल हुआ है, हमारे जावरकर साहब ने इसे बताया। देखिए बड़ा गौर से, प्रतीकात्मक वन रोपण निधि एवं प्रबंधन योजना प्राधिकरण यानी कैंपा। कैंपा क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये खूब सवाल आता है। तो कैंपा का फुल फॉर्म क्या हो गया बेटा, प्रतीकात्मक वन रोपण निधि एवं प्रबंधन योजना प्राधिकरण को कैंपा कहते हैं। अब आइए कैसे काम करता है सोलर, वो बता ही दिया। सोलर पावर फेंसिंग से अलग भी हमने काम किया, वो सब फेल हो गया। अब है 165 देशों में ये तकनीक का प्रयोग हुआ है सोलर, ठीक है, कर्टेन का, तो ये ध्यान में रखना है। और तमिलनाडु में हमने इस फेंसिंग को किया और सफल रहा, इसलिए अब उत्तराखंड में हम इस फेंसिंग को, सोलर फेंसिंग को लागू करने जा रहे हैं हाथी को रोकने के लिए जंगल में ही। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। सोलर क्यों यूज़ किया, तो सोलर जंगल में मिलता रहेगा, हमेशा चलेगा, वहाँ तक बिजली पहुँचाना यानी जानवरों की मौत। नेक्स्ट, ये बेटा व्यूज़ है। आजकल मैं न्यूज़ की जगह एक व्यूज़ सिस्टम को भी डेवलप किया हूँ। एन का मतलब न्यूज़ होगा और वी का मतलब व्यूज़ होगा यानी विचार। ये विचार में है, कहने का मतलब ये है कि कुछ गांव ऐसे थे जो शराबी ही थे, जुआरी ही थे, पूरे दिन शराब पीना, और ये लोग एक साल में 22 लाख रुपए की शराब पी गए, बताइए। और गांव में बहू बेटियों की इज्जत भी नहीं रही, घर में भी नहीं रही। इन सब से जो है एक पिता ने अपनी बेटी को ही गाली वाली ऐसे अश्लील हरकतें कर दिया जिसकी वजह से वो मंच पर आकर के पूरे गांव को बताई। इससे पूरे गांव वाले
तुरंत शराब नहीं पिएंगे, नहीं बनाएंगे, शपथ ले लिए और सब शपथ लेते चले गए और वो गांव ऐसे बदला कि आज बासमती चावल का एक बड़ा उत्पादक है और अच्छे किसान हैं ये लोग और अच्छा फसल होता है। तो ये है कि आप किसी चीज़ के लिए ठान लें तो बात बन जाती है, तो उसी के ऊपर है। लेकिन हमें इससे क्या मिला? उत्तर प्रदेश में बहराइच से ये न्यूज़ आया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये बहराइच से न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ कहता है बहराइच का क्या कि देखिए बहराइच में एक जगह है कतरनिया, और कतरनिया जंगल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और कतरनिया के पास के ये गांव है जो इस तरह से अपने आप को बदला है और बासमती चावल के लिए जाना जाता है। लेकिन अब इस बहाने एग्रीकल्चर पर जो क्वेश्चन आता है वो आपको पता चल गया कि बासमती की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे PRH10 ये एक पता चला बेटा, सरजू 52, नरेंद्र 6442, ये पता चला ना कि ये जो है बासमती धान की किस्में, और ऐसा सवाल आता है, ये पता चला। ठीक है, चलिए, तो आपने देख ही लिया कि हम क्या कहना चाहते हैं। यानी आपको इन समंदर से मोतियों को, नवरत्नों को चुनना है, ये एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको। आगे की ओर बढ़ते हैं। गौर फरमाइए, अगला जो न्यूज़ है वो क्या कह रहे हैं। लिखा है कि पाकिस्तान में हिंसा जारी, लौटेंगे फ्रांसीसी राजनयिक यानी नागरिक। क्या मतलब है समझिए। आपको भी मालूम है फ्रांस के एक मीडिया ने, मतलब मीडिया ग्रुप ने हमारे मोहम्मद साहब का तस्वीर छाप दिया कार्टून के रूप में। इससे पहले भी नॉर्वे में सीरे एब्दी ने छापा, फ्रांस में सीरे एब्दी ने छापा, तहलका मच गया। उनका बिलीव है कि तस्वीरें हमें मोहम्मद साहब अल्लाह की नहीं चाहिए, तो तस्वीर वो नहीं करते। आज मजबूरी है कि सबको तस्वीर खिंचानी पड़ती है, लेकिन उनका अपना विश्वास है, कोई बात नहीं, उनका विश्वास है, अच्छी बात है। तो फ्रांस में ये हुआ, कार्टून छाप दिए गए और भी बहुत सारी बातें लिखी गई थी, प्रतीकात्मक थी। उसको लेकर के एक अतिवादी ने, इस्लामिस्ट यानी कि नेगेटिव इस्लामिस्ट ने उन्हें गोली मार दी और मीडिया के 4-5 लोग मारे गए। उसके बाद से पाकिस्तान में लबैक, ठीक है, लबैक नाम की एक संगठन है जो कहता है कि फ्रांसीसी राजनयिक से कूटनीतिक संबंध खत्म करो। यानी पाकिस्तान जो है फ्रांस से कूटनीतिक संबंध खत्म कर दे और जो पाकिस्तान में रह रहे फ्रांसीसी नागरिक हैं बाहर जाएं, जो डिप्लोमेट्स हैं राजदूतावास खाली करें। इसको लेके भारी प्रदर्शन करते रहे और आजकल खुद ज़्यादा कर लिए और धमकी दिया नहीं तो मारे जाएंगे। ऐसे हालात में पाकिस्तान की इमरान सरकार ने लबैक पर प्रतिबंध भी लगाया, धरना प्रदर्शन भी, और सादिक साहब जो उनके चेयरमैन हैं लबैक जो संगठन है, उनको अरेस्ट भी कर लिया सुरक्षा के ख्याल से। पर आंदोलन रुक नहीं रहा है और ऐसे में फ्रांस ने भी सोचा कि क्यों ना हम अपनी डिप्लोमेसी को वहाँ से हटा ही लें। तो फिलहाल ये लोग जा रहे हैं, ये हालात हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, कहने वाला हालात देखिए कैसे बिगड़ते हैं। अब आगे बात करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, नो डाउट, क्योंकि इस क्वेश्चन में दम है। ध्यान दें, डेनमार्क ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन्स का इस्तेमाल पूरी तरह से रोका। क्या कहता है? डेनमार्क जो एक देश है जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, उसने कहा कि एस्ट्राजेनेका का हम अब इस्तेमाल नहीं करेंगे एंटी कोविड वैक्सीन्स के तौर पे। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन्स लेने से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के खून के थक्के जम जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग में आ जाता है, जिससे डेथ हो जाता है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए कई केसेस आए, रिसर्च हुए, तो फिर डॉक्टर सब ने कहा, तो रिपोर्ट आया, तो उन्होंने कहा एस्ट्राजेनेका फुल्ली प्रोहिबिटेड। हालांकि कोविशील्ड से भी कुछ आया है कहते हैं,
पर जनरली इसको बंद कर दिया। तो दुनिया का पहला देश जिसने एस्ट्राजेनेका को जो है बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कोविड वैक्सीन के तौर पे, तो वो है डेनमार्क। दूसरा सवाल, डेनमार्क ने अभी अभी एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या कारण है? तो वही ब्लड के थक्के जम जाते हैं, ऐसे सवाल बना देगा। अब आइए, तो बेटा आज इतना ही, फिर हम कल आपसे बात करते हैं और कल फिर हम 17 तारीख का करंट अफेयर्स आपके पास लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।